द क्वेश्चन इज, वापस से समझा देते हैं क्वेश्चन। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां फिफ्थ मिनिमा आया करता था, अब वहां पे सीबीएफ है। हमने देखा था ना, जिस डायरेक्शन, जहां जिस स्लिट के सामने एक स्लैब रखते हैं, द फ्रिंजिंग पैटर्न शिफ्ट अपवर्ड्स टुवर्ड्स दैट स्लिट। तो फ्रिंजिंग पैटर्न ऐसे शिफ्ट हुआ कि वहां पे फिफ्थ मिनिमा की बजाय सीबीएफ आ गया। तो सीबीएफ आने की वजह से हमने देखा था कि टोटल पार्ट डिफरेंस इज द ज्योमेट्रिक पार्ट डिफरेंस प्लस ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस। तो ज्योमेट्रिक पार्ट डिफरेंस तो वहां पे ओरिजिनली क्या था, फिफ्थ मिनिमा, और ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस क्या आ गया, म्यू माइनस वन टाइम्स टी। नाउ सिंस जहां पे आपने स्लैब रखा है और वहीं पे आप जाके फिफ्थ मिनिमा चेक करते हो, दैट मीन्स ये माइनस साइन आएगा। यहां से आपको कंडीशन मिल गया म्यू माइनस वन टाइम्स टी इक्वल टू 9/2 लैम्डा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। On introducing a slab, third maxima is replaced by CBF. On introducing second slab, in front of same slit, CBF is now at fourth minima. ठीक है, find relationship between mu1 and mu2 if the thickness are in the ratio of 2:3. That means T1 is to T2 is 2:3. चलो सॉल्व करने की ट्राई करो। देखो, आपने पहला स्लैब रखा mu1 T1 वाला, तो आपका जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मैक्सिमा था, आपका CBF शिफ्ट हो गया था, है ना। दैट मीन्स टोटल पार्ट डिफरेंस इज पार्ट डिफरेंस ज्योमेट्रिकल प्लस माइनस पार्ट डिफरेंस ऑप्टिकल। हमने देखा है कि यहाँ पे हम कौन सा साइन यूज करेंगे, माइनस। ठीक है, सो टोटल पार्ट डिफरेंस फॉर CBF इज 0। थर्ड मैक्सिमा है तो पार्ट डिफरेंस आ गया 3 लैम्डा माइनस म्यू माइनस वन टाइम्स टी। ये म्यू1, ये T1। तो आप देखोगे म्यू1 माइनस वन टाइम्स T1 इज इक्वल टू 3 लैम्डा। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब आप सेकंड स्लैब इंट्रोड्यूस करो। सेकंड स्लैब, when you introduce a second slab, now the CBF is shifting to fourth minima. फोर्थ मिनिमा मतलब क्या हो गया, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ मिनिमा। इस बार CBF आपका कहाँ शिफ्ट हो गया, फोर्थ मिनिमा पे। तो अगेन पार्ट डिफरेंस एक्चुअल is part difference geometrical minus mu minus 1 times t. CBF है तो एक्चुअल पार्ट डिफरेंस हो गया 0, और फोर्थ मिनिमा तो 4 माइनस हाफ mu2 minus 1 times t2 is equals to 0। कितना हो गया, 4 to the 8 minus 1, 7 lambda by 2। तो mu2 minus 1 times t2 is 7 lambda by 2। ये मेरा सेकंड इक्वेशन। डिवाइड बोथ ऑफ देम, mu1 minus 1 t1 upon mu2 minus 1 t2 is equals to 3 lambda upon 7 lambda by 2। lambda lambda cancel, 6 by 7। कितना आ गया, 6 by 7। मुझे दिया है
T1 अपॉन T2 इज 2 अपॉन 3। ठीक है, तो आप देखो ये T1 अपॉन T2 क्या बन जाएगा, 2 अपॉन 3। तो ये μ1 माइनस 1 अपॉन μ2 माइनस 1 इज इक्वल टू 6/7 इंटू 3 अपॉन 2, दैट इज 9/7। क्रॉस मल्टीप्लाई 9 μ1 माइनस 7 is equals to, sorry, 7 μ1 minus 7 is equals to 9 μ2 minus 9। ये इधर 2 is equals to क्या हो जाएगा, 9 μ2 minus 7 μ1, and this is the relationship between μ1 and μ2। मैंने एक स्लैब लिया और उसको फिर उठा के रिप्लेस कर दिया था मैंने दूसरे के साथ। नोट डाउन कर लो। अभी 2 स्लैब वाले केस करते हैं, तो कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इसी टाइप से क्वेश्चन होता है। मान लेते मैं 2 स्लैब डाल दूं, ठीक है, दोनों स्लैब मैंने यहीं पे डाले, μ1 T1 μ2 T2। तो आपका पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, पार्ट डिफरेंस एक्चुअल इज पार्ट डिफरेंस ज्योमेट्रिकल प्लस, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा अपना, माइनस μ1 माइनस 1 टाइम्स T1 प्लस μ2 माइनस 1 टाइम्स T2। आप जितने स्लैब ऐड करते जाओगे, आप डू यू रियलाइज जितने स्लैब ऐड कर रहे हो उतना ही ऑप्टिकल पाथ बढ़ता जा रहा है। तो जितना ऑप्टिकल पाथ बढ़ता जाएगा उसको बस यहाँ पे ऐड कर दो, दैट्स इट। ठीक है, तो अगर मोर देन 1 स्लैब है तो आप ऐसे उसको कर सकते हो। काफी वैसे ऐसे सवाल पूछते नहीं है, बट फिर भी इंटरेस्ट है तो देख लो। अब अगर सवाल आ जाए कि हमने तो भाई दोनों के सामने एक स्लैब डाल दिया, यहाँ पे μ1 T1 डाल दिया, यहाँ पे μ2 T2 डाल दिया, तो अब फिर से वही कहानी करते हैं, S2P माइनस S1P पे चले जाते हैं। चलो ठीक है, ये D, ये D, ये मेरा S1, ये मेरा S2। पार्ट डिफरेंस अब कौन ज्यादा चल रहा है, मेरे हिसाब से S2P माइनस S1P। बट आप ध्यान से देखो, S2P यहां से लेके यहां तक एक तो है ज्योमेट्रिक लाइन, ठीक है, एक है ज्योमेट्रिक लाइन और एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट। तो S2P हो जाए, S2P डैश, ये P तक एक तो ज्योमेट्रिक पार्ट है S2P, प्लस इसमें एक एक्स्ट्रा पाथ हो जाएगा μ2 माइनस 1 टाइम्स T2 माइनस S1P पे ध्यान दो। S1P एक तो ज्योमेट्रिक है, S1P प्लस μ1 माइनस 1 टाइम्स T1। तो आप देखोगे ये आ जाएगा S2P माइनस S1P प्लस μ2 माइनस 1 टाइम्स T2 माइनस μ1 माइनस 1 टाइम्स T1। तो एक्चुअल पार्ट डिफरेंस क्या हो गया, ज्योमेट्रिक पार्ट डिफरेंस प्लस ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस। और ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस अपने केस में अलग अलग स्लैब का ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम लोग। अगर सेम साइड है, आप देखो ऊपर वाले केस में सेम साइड था तो आपने ऐड कर दिया था, ठीक है, नीचे वाले केस में ऑपोजिट साइड है तो आप क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर देते हो, बस। अब सारी कहानी, सारे क्वेश्चन वैसे दोबारा बनाए जा सकते हैं कि भाई थर्ड मैक्सिमा कोइंसाइड कर दिया, फोर्थ मिनिमा कोइंसाइड कर गया, बस ये कहानी चलती रहती। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालो, केसेस इन्वॉल्विंग रिफ्लेक्शन, केसेस दैट इन्वॉल्व्स रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन केसेस करते हैं, ठीक है। तो हेडिंग है अपना रिफ्लेक्शन केसेस। देखो आप सबने वेव्स में, आपको याद होगा व्हेनेवर देयर इज अ रिफ्लेक्शन, मैं बात कर रहा हूँ ट्रांसवर्स वेव्स की, ट्रांसवर्स वेव्स की।
अगर एक ऐसे वेव जा रही है और एक दीवार से टकरा जाती है, सो यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग कि वो उल्टी होके आती है। याद आ रहा है? सो व्हेन अ ट्रांसवर्स वेव स्ट्राइक a rigid boundary, a phase change of pi is incurred. और अगर मैं पाथ डिफरेंस की चर्चा करूं तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? लैम्डा बाय 2 पाई इनटू द फेज चेंज, दैट इज पाई, यानी लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस आ जाता है। तो ख्याल रखिएगा, whenever the reflection happens from a rigid boundary से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वहां पे फेस चेंज पाई का होगा और पाथ चेंज लैम्डा बाय 2 का होगा। ठीक है, तो इस पे एक केस करते हैं, एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर लाइट ऑल्सो, बिकॉज लाइट इज ऑल्सो ट्रांसवर्स वेव। मान लो एक क्वेश्चन करते हैं, ये आपका है सोर्स और ये आपका है ऑब्जर्वर, source and observer. This distance is L and this distance is X. ये X क्यों लिया गया? Because the observer is moving from this point towards the source. Observer is moving towards the source. ठीक है? Find X minimum such that a maxima is observed. मतलब मिनिमम कितनी दूरी पे ऑब्जर्वर जाएगा सोर्स की तरफ जिससे कि उसको क्या मिलेगा? एक मैक्सिमा। सोचो इसको कैसे करेंगे? आगे मैक्सिमा लेना है, यानी दो वेव इंटरफेयर करेंगे, दैट मींस टू वेव्स इंटरफेरेंस। कौन कौन सी वेव है देखो, एक मैं ब्लू से ड्रॉ करूंगा, एक मैं ब्लैक से ड्रॉ करूंगा। फर्स्ट वेव तो देखो डायरेक्टली जा रही है इसके पास। सेकंड वेव पता है कौन सी है? सेकंड वेव है जो पहले ऐसे जाएगी, मिरर को स्ट्राइक होके दोबारा आएगी इधर। तो पाथ डिफरेंस हो गया सेकंड वेव का पाथ माइनस फर्स्ट वेव का पाथ। आप देखो सेकंड वेव कितना चल रही है, L प्लस एक्स चल के मिरर के पास गई। ठीक है, अब मिरर से स्ट्राइक हुआ तो एक लैम्डा बाय 2 का पाथ और एक्स्ट्रा ट्रेवल किया और फिर से x डिस्टेंस ट्रेवल किया, माइनस फर्स्ट वेव कितना ट्रेवल किया? L। ये आया समझ में सबको? ये देखो L फिर x, फिर यहाँ पे जब उसने स्ट्राइक बैक किया तो यहाँ पे लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस ऐड हो गया, फिर उसने यहाँ पे कितना चला? x। तो L प्लस एक्स प्लस लैम्डा बाय 2 प्लस x। और देखो फर्स्ट वेव तो डायरेक्ट ही उसके पास आ गई थी, है ना? तो LL कैंसिल, 2x प्लस लैम्डा बाय 2 इस पाथ डिफरेंस। और मुझे मिनिमम पाथ डिफरेंस चाहिए सच दैट अ मैक्सिमा इज ऑब्जर्व। मैक्सिमा कब होगा? पहला मैक्सिमा लैम्डा पे। तो 2x इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2, यानी कि x इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4। दैट मीन्स द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वर should be lambda by 4 from the mirror. ये समझ में आया सबको? How do we consider extra path difference lambda by 2 when the wave strike a
रिजिड सरफेस, रिजिड बाउंड्री, नोट डाउन करो उसको। अब मिरर को लेके हम लोग एक और टाइप का इंटरफेरेंस कर सकते हैं, दैट इज लॉयड्स मिरर। दैट मीन्स लेट्स से दिस इज सोर्स और यहाँ पे एक मैंने मिरर रख दिया और यहाँ पे स्क्रीन रख दी है। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ 0.5 mm। ये डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। ये मिरर है, मिरर की लेंथ है 8 सेंटीमीटर। सोर्स से स्क्रीन 2 मीटर पे है। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। ये मेरा सोर्स है S। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये सोचो कि क्या कोई इंटरफेरेंस पैटर्न होगा, बट इफ यू सी केयरफुली, सोर्स से ये इस कॉर्नर पे लाइट आई तो स्ट्राइक होके लाइट चली गई। यू विल थिंक दैट इट इज कमिंग फ्रॉम द S डैश। दूसरे एज पे लाइट गई, दूसरे एज पे निकल गई। You will think that it is coming from S dash. So these are the two waves from S dash. But direct S से भी तो आपकी waves जा रही है, correct? So यहाँ से लेके यहाँ तक इस zone में you will find interference pattern. Interference pattern. और इस zone को मैं बोलता हूँ L. L. ठीक है? कहा गया that lambda that we are using is 100 nanometer. तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या है? लैम्डा डी बाय डी, यही है क्या? फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या है बोलो, पीछे चेक करके बताओ जरा। लैम्डा कैपिटल डी बाई डी है, लैम्डा स्मॉल डी बाई डी है? सर राइट है। राइट है क्या? परफेक्ट। चलो तो फ्रिंज विड्थ निकाले जरा, कितनी है फ्रिंज विड्थ? लैम्डा यानी 100 इंटू 10⁻⁻⁹, डी मेरा 2 मीटर अपॉन स्मॉल डी 10⁻⁻3। ठीक है, तो देखे जरा फ्रिंज विड्थ कितना आया? 2 इंटू -9 और -3 -6 और 2 10⁻⁻4 मीटर विच इज 0.2 mm। ये आ गया आपका फ्रिंज विड्थ। ठीक है, दूसरा फाइंड L, मतलब इंटरफेरेंस रीजन। आपको इंटरफेरेंस का रीजन पता करना है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ये इंटरफेरेंस का रीजन कैसे पता करेंगे? वेरी इजी, सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, तो वापस से ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे अपन। लेट्स से this point is y1 and this point is y2। ये रीजन L जो है ना, जहां पे इंटरफेरेंस हो रहा है, ये हो जाएगा y1 माइनस y2। ठीक है, तो चलो अब ट्राइंगल्स लेना चालू करते हैं। ये मेरा देखो फर्स्ट ट्राइंगल और रिफ्लेक्शन के थ्रू ये मेरा सेकंड ट्राइंगल है ना। तो इन दो ट्राइंगल के अंदर सिमिलैरिटी लगाऊंगा। आई नीड टू नो द लेंथ 0.5 to 8। ये कितना है? 0.5 mm। ये कितना है?
2 सेंटीमीटर, ये कितना है 8 सेंटीमीटर, और ये पूरा कितना है 2 मीटर। तो जब मैंने सिमिलैरिटी लगाई तो 0.5 mm, सिमिलैरिटी पता है ना क्या होता है, सिमिलर ट्राइंगल्स, y1 x1 y2 x2, सिमिलर ट्राइंगल के लिए y1 अपॉन x1 इज इक्वल टू y2 अपॉन x2 होता है। और आप देखो y अपॉन x इज नथिंग बट tan थीटा, सिमिलर ट्राइंगल मतलब एंगल सेम है उनका। तो 0.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस देखो 200 माइनस 2 198, तो y1 अपॉन 198 सेंटीमीटर। आप खुद देखो y1 कितना आ गया 0.5 इंटू 198 अपॉन 2, 2 9 से 18, 2 9 से 18, 0.5 इंटू 99, 9 5 45, 9 5 45 प्लस 4 49, 49.5 mm y1 मिल गया। अब y2 की चर्चा करते हैं। इस बार आप देखो कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ये देखो, ये सेकंड एज वाला, मिरर के दूसरे कॉर्नर पे जो जा रहे हैं ना, और ये वाला ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ये बड़ा और ये वाला ट्राइंगल लेंगे। इस बार आप देखो ये 10 सेंटीमीटर है, ये 0.5 mm है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो 2 माइनस 10 190 सेंटीमीटर, और ये मेरा y2। तो आप बताओ मैं क्या लिखूंगा, 0.5 mm अपॉन 10 एज इक्वल टू y2 अपॉन 190। तो देखो y2 कितना आ गया 0.5 इंटू 19, 5 9 जा 45, 5 जा 5, 9.5 mm y2। तो मेरा L कितना है y2 माइनस, सॉरी y1 माइनस y2, y1 कितना है 49.5 माइनस 9.5 दैट इज 40 mm, यानी 40 mm तक आपको इंटरफेरेंस दिखेगा। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ फ्रिंजेस सीन, यानी कि वो जो इंटरफेरेंस पैटर्न है ना L, उसमें आपको कितनी फ्रिंजेस दिखेंगी, कोई बताएगा, व्हाट आर वी गोइंग टू डू, द टोटल डिस्टेंस L डिवाइड बाय द फ्रिंज विड्थ। L कितना है 40 mm, और फ्रिंज विड्थ कितनी है देखो 0.2 mm, 40 mm डिवाइड बाय फ्रिंज विड्थ 0.2 mm, तो ये कितना आएगा 400 बाय 2, 200 फ्रिंजेस। आया समझ में? This is how you solve a typical question of Lloyd's mirror. ठीक है, तो चलो सॉल्व करो इसको। चलो एक क्वेश्चन है, मान लो कि मिरर काफी लंबा है, it is extending till the screen. I have my source here S. आपको पूछा गया कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे what will be the intensity, will it be maximum intensity or will it be minimum intensity? देखो ध्यान से देखो इसको, यहाँ पे एक रे तो डायरेक्ट जाएगी, देखो एक रे तो डायरेक्ट गई, जो दूसरी रे होगी ना वो देखो जस्ट पहले स्ट्राइक करेगी और इसके साथ मिल गई, तो यहाँ पे फेज चेंज ऑफ पाई हो चुका है, ठीक है, एंड दे बोथ आर ऑलमोस्ट सेम लेंथ, तो उनका पार्ट डिफरेंस भी 0 है, तो टोटल पार्ट डिफरेंस इज पार्ट डिफरेंस ज्योमेट्रिकल
पाथ डिफरेंस ऑप्टिकल, सिंस दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ये 0 हो गया। सिर्फ ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बचता है जो कि λ/2 है। तो वहां पे आपका पाथ डिफरेंस कितना है? एट सेंटर इज λ/2, इसका मतलब मिनिमा। तो इन द लॉयड्स मिरर केस, अगर मिरर लास्ट तक एक्सटेंड हुआ है यहां तक, देन देयर विल बी अ सेंट्रल डार्क फ्रिंज। ठीक है, ये ध्यान रखना। नोट डाउन कर लो इसको। अब इसमें एक और वेरिएशन है, फ्रेस्नल बाई मिरर है, दूसरा फ्रेस्नल बाई प्रिज्म है। ये आपको सिर्फ समझना है, इसमें कोई जनरली क्वेश्चंस आते नहीं है, बट अगर आ जाता है तो उसका वर्ड नाम यूज नहीं करते कि फ्रेस्नल बाई मिरर है कि फ्रेस्नल बाई प्रिज्म, आपको बस समझा देते कि ऐसा पड़ा हुआ है सब। तो देखो कहानी कुछ ऐसी है, मैं यहाँ पे दो मिरर को ऐसे रख देता हूँ और यहाँ पे सोर्स रख दिया S। आपको सारे डायमेंशन दे रखे होंगे, ठीक है, बस आपको यही पूछा इंटरफेरेंस होगा कि नहीं होगा। ठीक है, देखो S1 S2, डू यू रियलाइज दो सोर्सेस बन गए ना, दो सोर्सेस का इंटरफेरेंस होगा ना। बेस्ड ऑन ये एंगल क्या है, आपको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पता है, आप ये डी निकाल सकते हो। ये कैपिटल डी दिया हुआ है आपको, लैम्डा आपको पता है, सो दिस इज रिप्लेस्ड बाय सिंपल YDSA। ये डी, ये डी, और इसमें पूरा पूरा स्क्रीन विल बी इल्यूमिनेटेड लाइक अ टिपिकल YDSA। Typical YDSA full screen will observe interference pattern। ठीक है, यहीं पे फ्रेस्नल बाई प्रिज्म, इसका कंसेप्ट हम थिन प्रिज्म से लेते हैं। आपको याद होगा हमने देखा था ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में कि इफ देयर इज अ सोर्स, ठीक है, तो आप इन रेस को ट्रेस बैक करते हो और यहाँ पे आपका इमेज बनता है, S का S' बनता है। आपने देखा था ये जो डिविएशन एंगल है वो थिन प्रिज्म के लिए क्या होता है, म्यू माइनस 1 टाइम्स A। A is nothing but the angle of prism। ठीक है, नाउ इसी को ध्यान से देखा जाए तो लेट्स से दिस डिस्टेंस इज A, तो ये शिफ्ट कितना हो जाएगा, इज डेविएशन इनटू A। तो शिफ्ट हो गया आपका म्यू माइनस 1 टाइम्स कैपिटल A पूरे को मल्टीप्लाई बाय स्मॉल a, ये शिफ्ट है। तो इसी कंसेप्ट पे बाय प्रिज्म का कंसेप्ट भी लगता है। लेट ऐसा थिन प्रिज्म और यहाँ पे मैं सोच सकता हूँ S, ठीक है। तो वो एक ऐसे जाएगा, एक ऐसे जाएगा स्क्रीन के ऊपर, दिस इज कमिंग फ्रॉम दिस सोर्स, दिस इज कमिंग फ्रॉम दिस सोर्स। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 इंटू शिफ्ट, क्योंकि दो प्रिज्म है तो दोनों की वजह से शिफ्ट होगा। तो दिस स्मॉल d इज रिप्लेस्ड बाय 2 इंटू शिफ्ट, और शिफ्ट है म्यू माइनस 1 टाइम्स a इंटू स्मॉल a। ठीक है, और ये डिस्टेंस अगर a है और ये डिस्टेंस अगर b है तो आपका कैपिटल D हो जाएगा a प्लस b। ये आया समझ में? इसको पहले नोट डाउन करो, फिर इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं बाय प्रिज्म पे। इनको नोट डाउन कर लो, चलो। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखो, सिंस S1 मैं मिरर की बात कर रहा हूँ एंड S2 बोथ आर रिफ्लेक्टेड, इसका मतलब
no phase change of pi. No phase change of pi. क्यों? पहले में पाई आया, दूसरे में भी पाई आ गया, पाई पाई कैंसिल, तो इट इज लाइक अ नॉर्मल YDSA. इट इज लाइक नॉर्मल YDSA. कोई फेस चेंज करने की आपको जरूरत नहीं. पॉइंट सोर्स ही है बेटा. ये देखो, ये CBF स्ट्रेट लाइन होगी, इसके ऊपर वाला थोड़ा सा ऐसा जाता है, हम इसको मान के चलते वी एज्यूम दैट इट्स नथिंग बट स्ट्रेट लाइन. Yes, sir. इसके ऊपर वाला थोड़ा और ऐसे जाएगा, हम इसको भी स्ट्रेट लाइन मान लेते कि भाई ये भी स्ट्रेट लाइन है. चलो, अब बाई प्रिज्म की एक और थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं. ये आपका स्क्रीन, यहाँ पे मेरा सोर्स पड़ा है S. ठीक है, आपको पता है दैट इट बेंड्स टूवर्ड्स द बेस. तो आपने देखा था कि इट प्रोड्यूसेस अ डेविएशन डेल्टा. यहाँ पे एक होगा, this deviation is delta, this deviation is delta. Delta is mu minus 1 times A, and this is D. D is twice the shift, यानी 2 into shift क्या है? Deviation into the distance between the source and the prism A, and this distance is given as B. Do you see? You will observe interference pattern only in this region, है ना? Again ये region है L. Do you see this time also we have similar triangles? So this is my small d, this is my L, this is my A, and this is my B. So applying similar triangles, D by A is equals to L by B. L is equals to B into D by A. L कितना आ गया? B into D क्या है मेरा? ये वाला 2AA mu minus 1 upon A. तो आप देखो A से A cancel. This is 2 small b capital A mu minus 1. That is your region of interference. Angular width कितना हो जाएगा? Lambda capital D by D. Number of fringes same, Lloyd's mirror की तरह, L by W 2BA mu minus 1 upon lambda D into small d. Yes, this is number of fringes. इस पे कोई क्वेश्चन खास करने की जरूरत है नहीं, बिकॉज इफ द क्वेश्चन कम देयर विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. आपको A दे दिया होगा एंगल ऑफ प्रिज्म, आपको A स्मॉल a दे देंगे, आपको स्मॉल b दे देंगे, अब बस आपको कैलकुलेशन पूछना. टिल नाउ देयर इज ओनली 1 or 2 क्वेश्चंस दैट हैव कम अप इन दिस सेक्शन. Once you are done noting it down, unmute. Sir, I am done, and mute again. Sir, done. Perfect. बाकी लोग? Yes, sir, done. Done, sir. Okay. Heading डालो, thin film interference. Thin film interference.
आपने कभी देखा होगा सोप बबल? सोप बबल कुछ ऐसा होता है, and when you see from the outside it looks multicolor, कभी वायलेट दिखता है, कभी येलो दिखता है, राइट? अलग अलग कलर्स दिखते हैं सोप बबल के. So how is this happening? If I observe carefully, the soap bubble is this. ये आपका सोप है, ऊपर आपका एयर, नीचे बबल है तो नीचे भी एयर. द लाइट रे, एक लाइट रे ऐसे आई और ऐसे चली गई, दूसरी लाइट रे अंदर तक गई और यहां से रिफ्लेक्ट होके चली गई. नाउ दीज टू लाइट रेज, ये वाला और ये वाला, these two show interference. और जब इंटरफेरेंस करते हैं तो कभी वायलेट का मैक्सिमा होगा, कभी येलो का मैक्सिमा होगा. आया समझ में ये? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगेन 1. I want you to tell me कि the interference pattern is an outcome of reflection which we have seen. कौन सी रिफ्लेक्शन में, रेड में या ब्लू में, there will be a phase change of pi? Tell me. Which wave will have a phase change of pi? Red. बोलो, बाकी लोग कहाँ हैं? Yes, sir. Red. देखो रेड में क्या हो रहा है, there is a reflection from rigid boundary. ये आया समझ में? रिफ्लेक्शन इज फ्रॉम रिजिड बाउंड्री. तो चलो अभी वही इंटरफेरेंस की कहानी लिखते हैं. पाथ डिफरेंस इज ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल. अगर आप देखो, दो रेज हैं, रेड एंड ब्लू. रेड तो वहीं से रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, और ब्लू नीचे जाके वापस ऊपर आई है. लेट्स से द थिकनेस इज टी. तो ऑप्टिकल पाथ कितना हो गया? नीचे गया टी, ऊपर गया टी, 2t, बट इट इज ट्रैवलिंग इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5. तो पाथ डिफरेंस हो गया 2 mu t. 2 mu t. ये पाथ डिफरेंस हो गया सेकेंड वेव का. बट फर्स्ट वेव भी तो एक पाथ डिफरेंस ऐड हो गई है, उसके अंदर भी तो कितना आ गया? λ/2 का पाथ डिफरेंस आ गया. तो व्हेन आई टॉक अबाउट द पाथ डिफरेंस ऑफ बोथ द वेव्स, पहले का एक्स्ट्रा पाथ माइनस दूसरे का एक्स्ट्रा पाथ, ठीक है? इफ दिस इज इक्वल्स टू मैक्सिमा, देन इट शुड बी इक्वल टू n लैम्डा. तो देखो 2 mu t is equals to n plus half lambda. This is the condition for maxima. Condition for maxima. अगर मिनिमा करना है तो 2 mu t minus lambda by 2 is equals to n plus half lambda by 2. आपको याद है ना, मैं n plus half भी ले सकता हूँ और n minus half भी ले सकता हूँ. एक काम करते हैं, इसको n minus half ही लेते हैं because we have been using n minus half. n minus half lambda by 2. तो 2 mu t is equals to, ये हाफ इस हाफ से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ गया n lambda. This is the condition for minima. Do you see? Look at the condition for maxima. तो मैं पर्पल से हाईलाइट कर रहा हूँ. ये प्लस को माइनस भी कर सकता हूं मैं, राइट?
बिकॉज ये माइनस को मैं प्लस भी कर सकता हूँ. इट इज टोटली ऑन माई कन्वीनियंस व्हाट एम आई ऑप्टिंग फॉर. अगर याद होगा इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ वेव ऑप्टिक्स मैंने बताया था कि ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 करना है अपने को, आइदर प्लस हाफ करो या माइनस हाफ करो. ठीक है, तो मेरा ओरिजिनली जो YDSC में केस था यहाँ पे उल्टा हो गया. 2 म्यूटी n माइनस हाफ लैम्डा, ये मैक्सिमा का कंडीशन हो जाता है. 2 म्यूटी इज इक्वल टू n लैम्डा, ये मिनिमा का कंडीशन था. इट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ स्टैंडर्ड YDSC. नोट डाउन कर लो. So this is the condition for maxima and condition for minima in thin film interference. अच्छा सॉरी, यहाँ पे n लैम्डा है, माय मिस्टेक. ये n लैम्डा है, n माइनस हाफ लैम्डा है, n माइनस हाफ लैम्डा. चेक करो YDSC कंडीशन क्या है. n माइनस हाफ लैम्डा ही है ना. हाँ सर. सर एक बार यहाँ पे बताओ ना, कहाँ फेस डिफरेंस ऐड हो रहा है और कैसे. कहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है पहले तो ये देखो. ऊपर वाली लेयर पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, रेड कलर की देखो. हाँ सर, रेड वाली का रिफ्लेक्शन हो रहा है. हाँ, और नीचे वाले सरफेस पे ब्लू वाली का रिफ्लेक्शन हो रहा है. हाँ सर. बराबर. तो कैन आई से द अपर रिफ्लेक्शन ऑफ रेड इज हैपनिंग एट द रिजिड सरफेस, रिजिड बाउंड्री. यस सर. और नीचे वाले का देखो, रिजिड बाउंड्री पे रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, वो तो नॉन रिजिड बाउंड्री पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्योंकि 1.5 के बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1. सो बाउंड्री के बाद नॉन रिजिड है. तो जहां पे रिजिड बाउंड्री सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है अपर सरफेस पे, वहां पे फेज डिफरेंस ऑफ पाई ऐड होगा. लोअर सरफेस पे रिजिड बाउंड्री सरफेस नहीं है तो फेज डिफरेंस ऑफ पाई ऐड नहीं होगा. इसीलिए जब मैंने पाथ डिफरेंस लिखा तो पाथ डिफरेंस मैंने कहा कि सेकेंड रे माइनस फर्स्ट रे. सेकेंड रे देखो 2 बार टी थिकनेस ट्रेवल कर रही है, नीचे जाते टाइम और ऊपर आते टाइम. तो ऑप्टिकल पाथ हो गया 2 म्यू टी. बट फर्स्ट रे कुछ भी एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल नहीं करिए, बट एक्स्ट्रा फेज उसका क्रिएट हो रहा है लैम्डा बाई 2 ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑन द रिजिड सरफेस. ठीक है, इसीलिए वो लैम्डा बाई 2 ऐड हो गया वहां पे. आपको निकालना है मिनिमम थिकनेस ऑफ अ सोप बबल जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 4/3. दैट रिजल्ट्स की वजह से कंटिन्यूअस इंटरफेरेंस होता है विद अ वेवलेंथ ऑफ 600 नैनोमीटर. आपको मिनिमम थिकनेस निकालनी है जिससे क्या है इसका मैक्सिमा बनता है इस लैम्डा का. करो सॉल्व. इसका मुझे मैक्सिमा बनाना है. व्हाट इज माय कंडीशन ऑफ मैक्सिमा? 2 म्यू टी इज n माइनस हाफ लैम्डा. तो 2 इंटू 4/3 इंटू टी मिनिमम. अगर मिनिमम थिकनेस चाहिए तो आपका मैक्सिमा का कंडीशन क्या हो जाएगा? n इक्वल टू 1. सिंस मुझे ये मिनिमम चाहिए, ये वाला मुझे मिनिमम चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में टी मिनिमम चाहिए तो राइट हैंड साइड में n माइनस हाफ मिनिमम चाहिएगा, है ना. इज इक्वल टू लैम्डा. लैम्डा कितना अपना 600 इंटू 10⁻⁹. देखो टी मिनिमम कितना आ गया 600 इंटू 3/2 इंटू 4 10⁻⁹ मीटर. ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 75. 75 इंटू 3 यानी 150, 225. 225 nanometer. This is the answer. Is 3/2 into 1/2 into 4 into 600 into 10⁻⁹. तो 300 times, 150 times, 75 times, और 75 को वापस कट करूंगा 37.5. तो 37.5
into 3 is 112.7 into 10 raised to power minus 9 meter, which is approximately 112.7 nanometer. So minimum thickness of the soap such that the maxima of this wavelength 600 nanometer occur is this. ठीक है, चलो. Now I have the next case. Again the thin film, but it has a different way. जैसे अगर मैं सोलर सेल लेता हूँ, तो पता है ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है, नीचे सिलिका कोटिंग होती है और उसके नीचे सेल होता है. तो दिस इज एयर, ये प्रोटेक्टिव लेयर मान लेते हैं 1.5 और ये प्रोटेक्टिव लेयर सिलिका जेल का लेयर होता है. लेट्स से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 3.5. कंसीडर द टू रेज अगेन. फर्स्ट रे यहां से आई और यहां से चली गई. सेकेंड रे नीचे तक गई और ऊपर चली गई. यू सी यहां भी फेस चेंज ऑफ पाई हुआ और यहां भी फेस चेंज ऑफ पाई हो गया. यानी कि पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 यहाँ पे भी ऐड हो गया, पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 यहाँ भी ऐड हो गया. तो जब मैं पार्ट डिफरेंस दोनों का रे निकालूंगा तो पाथ ऑफ ब्लू माइनस पाथ ऑफ रेड करूंगा. ब्लू कितना चला 2 म्यू टी प्लस लैम्डा बाई 2 माइनस रेड कितना चला 0 प्लस लैम्डा बाई 2. अब देखो लैम्डा बाई 2 कट हो जाता है. तो नेट पार्ट डिफरेंस बचा 2 म्यू टी. ये हो गया आपका नेट पार्ट डिफरेंस बिटवीन द टू रेज. सेम लाइक अ फ्रेस्नेल बाय मिरर, वहां पे भी दोनों बार रिफ्लेक्शन हो रहा था तो दोनों जगह फेस चेंज ऑफ पाई हो रहा था, तो दोनों जगह फेस चेंज ऑफ पाई हम हटा देते हैं. ठीक है, बिकॉज दे कैंसल ईच अदर. अब फॉर मैक्सिमा, अगर इसका मैक्सिमा करना है तो n लैम्डा, मिनिमा करना है तो n माइनस हाफ लैम्डा, मिनिमा करना है तो n माइनस हाफ लैम्डा. बस जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन है. यू सी अगेन इट इज लाइक सिमिलर टू YDSA, सिमिलर टू YDSA कंडीशंस आ गई. ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं. आपकी यही दो लेयर्स ले ली, 1.45 ले लो इसको और इसको 3. दिस मिनिमम थिकनेस सच दैट 550 नैनोमीटर का जो लैम्डा है उसका मैक्सिमा है. सिंपल कंडीशन, मैक्सिमा के लिए 2 म्यू टी इज इक्वल्स टू n लैम्डा. मुझे मिनिमम थिकनेस चाहिए ना, तो लेफ्ट हैंड साइड भी मिनिमम चाहिए तो राइट हैंड साइड भी मिनिमम चाहिए. तो 2 इंटू 1.45 इंटू मिनिमम थिकनेस इज इक्वल्स टू n. कितना लूंगा बताओ मिनिमम के लिए? 1 इंटू 550 इंटू 10⁻⁹. तो मिनिमम थिकनेस मेरे को क्या मिला? 550 अपॉन 2 इंटू 1.45 इंटू 10⁻⁹. कर लो कैलकुलेट, वट एवर इट कम्स. गॉट इट? सो दिस इज ऑल अबाउट थिन फिल्म इंटरफेरेंस. तो जब भी थिन फिल्म इंटरफेरेंस आ गए आपको अलर्ट हो जाना है कि आपको ये चेक करना है कि रिफ्लेक्शन कौन से सरफेसेस पे हो रहा है. फर्स्ट केस में हमारा एक ही रिफ्लेक्शन में पाई का फेज डिफरेंस ऐड हो रहा था, सेकंड वाले केस में दोनों में पाई का ऐड हो रहा है. ठीक है, चलो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, डिफ्रैक्शन. ये डिफ्रैक्शन टॉपिक सिर्फ थियोरेटिकल है फॉर आवर पोर्शन सेक. इसमें कुछ खास न्यूमेरिकल नहीं आता है, बट पता होना चाहिए डिफ्रैक्शन क्या है. डिफ्रैक्शन का मतलब यू हैव अ सिंगल स्लिट. इट इज ऑब्जर्व कि यार एक सिंगल स्लिट भी रखो ना तो आइडियली इस रीजन को एल्यूमिनेट करना चाहिए था, इस रीजन को, है ना. लाइट शुड ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, बट इट वाज, एंड दिस इज माय शैडो रीजन. इसको बोलते हैं लाइट रीजन, लाइट या इल्यूमिनेटेड, इसको बोलेंगे शैडो.
but it was observed that the light extend into shadow region. Light extend into shadow region. और ये पूरे में आप you can observe brightness, ठीक है, from the thin slit. इसका explanation was given by Huygens principle. याद है Huygens principle? फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था. Huygens principle said that each point acted as a source, और हर पॉइंट के अपने सेकेंडरी वेव सोर्सेस क्रिएट होंगे. ठीक है, सो द हाइजेंस प्रिंसिपल. इसकी वजह से यू कैन कंफर्टेबली एक्सप्लेन द शैडो रीजन. अच्छा, डिफ्रैक्शन की पहले कंडीशन पढ़ लो. डिफ्रैक्शन व्हेन लाइट एक्सटेंड्स टू शैडो रीजन. ये कब होता है? when it passes through small opening which is comparable to its wavelength, जब लाइट अपने छोटे से ओपनिंग से निकलेगा जिसका ओपनिंग का थिकनेस है थ्रू द स्मॉल ओपनिंग विच इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ, उसका ओपनिंग का थिकनेस उसके वेवलेंथ के कंपेरेबल होगा. ऑल दोस टाइम्स लाइट विल बेंड एंड मूव टू द शैडो रीजन. इसका एक और तरीके से आप समझ सकते हैं. मान लेते हैं एक शार्प एज है और आपने यहां से लाइट भेजी स्ट्रेट लाइन में, ठीक है. ये ऊपर वाला तो एज इट इज चला जाएगा, बट ये नीचे वाला है इट विल बेंड इन द शैडो रीजन. अगेन ओनली फॉर दिस रीजन. ध्यान से देखो, ये नीचे वाला जो रीजन है ना, ये नीचे वाला, इसके लिए ये ओपनिंग है और इसके लिए ये बेंडिंग होगा. ऊपर वाला तो स्ट्रेट ही जा रहा है, ठीक है. So this extension in the shadow region is nothing but diffraction. In fact, it was observed that this extension of the shadow region has fringes of maxima and minima. जब उसको गौर से देखा गया तो it was observed that अगर ये ओपनिंग है ना तो लगभग ओपनिंग के कंपैरिजन वाली थिक एक ब्रॉड सेंट्रल मैक्सिमा था. उसके बाद पतले पतले और छोटे मिनिमा थे. सिर्फ पतले पतले और छोटे मैक्सिमा थे. बट व्हाट यू कैन डिस्टिंक्टली सी इज मिनिमा. मैक्सिमा डिस्टिंक्टली सी नहीं हो पा रहा था बिकॉज एज कंपेयर टू दिस central brightness were very less. So it made a lot of sense that we start studying the diffraction by finding the region for minima. ठीक है, तो मिनिमा के कैलकुलेशन चालू कर दिया. Now to start the derivation we need to first understand the Huygens principle which says कि ये जो गैप है ना, it has a lot of sources of light. These are infinite sources of light. Infinite sources की जो लाइट है वो अलग अलग जगह पे इंटरफेयर कर रही है, ठीक है. ना इसको स्टडी करने के दो तीन तरीके हो सकते हैं. वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट वे इज, आप सोर्स को, मुझे मैक्सिमा फाइंड आउट करना है ना, क्योंकि मैक्सिमा इज डिस्टिंक्टली सीन, सॉरी मिनिमा. तो मिनिमा के लिए व्हाट विल यू डू, यू विल स्प्लिट द टोटल number of sources
into even groups. मतलब मान लेते हैं आप 2 ग्रुप्स में सेपरेट करो, या 4 में या 6 में या 8 में, इवन नंबर ऑफ ग्रुप्स में सेपरेट करो. Why do we do this? Look here. मान लेते हैं मैंने 2 में सेपरेट कर दिया, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, लेट्स से यहाँ पे है मिनिमा. एट दैट प्लेस यहाँ का फर्स्ट और यहाँ का फर्स्ट, दोनों के फर्स्ट वहां पे मिनिमा यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे. यहाँ का सेकंड और यहाँ का सेकंड, वो भी क्या करेंगे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. देन यहाँ का थर्ड और यहाँ का थर्ड भी यहाँ पे क्या करेंगे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ये 2 में हुआ. अगर मैं 4 में करता तो देखो 1 2 1 2 1 2 और 1 2. अगर मैं 4 में करता तो ये इन दोनों के फर्स्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते और इन दोनों के फर्स्ट भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते. So it depends upon my mood, my interest, how many sections I am creating for that slit. ये जो ओपनिंग है ना स्लिट मेरा, इसको मैं नंबर ऑफ इवन ग्रुप्स 2 भी कर सकता हूँ, नंबर ऑफ इवन ग्रुप्स 4 भी कर सकता हूँ, 6 भी कर सकता हूँ, 8 भी कर सकता हूँ. ठीक है, तो मैं अभी 2 लेके चलता हूँ. ठीक है, तो टेल मी 2 के अंदर, वापस 2 वाले डायग्राम में आऊं. अगर वहां पे मिनिमा चाहिए तो ये दो जो कंसेक्यूटिव रेज हैं, रेड रेड या ब्लू ब्लू या ऑरेंज ऑरेंज, इन सब का पार्ट डिफरेंस कितना है? अगर स्लिट का स्लिट डिस्टेंस इज a, तो ये पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा? a/2 sin थीटा. बिकॉज हमने 2 हाफ वाली रेज ली है. यहाँ पे आप देखो कितना आ जाएगा? a/2 आएगा कि a/4 आएगा? a/4 sin थीटा. अगर मैं 6 ग्रुप्स करूंगा तो a/6 sin थीटा. ठीक है, अगेन the reason I'm using sin theta is because I'm assuming that d is much greater than a. A is the size of slit, और इस पर्टिकुलर टाइप के डिफ्रैक्शन को अपन बोलते हैं फ्रैनहोफर डिफ्रैक्शन. क्या बोलते हैं? फ्रैनहोफर डिफ्रैक्शन. यही अपने पोर्शन में है. ठीक है, where we are assuming that the screen is very far and the rays are almost parallel. पैरेलल रेज में हम लोग पार्ट डिफरेंस का अप्रोक्सीमेशन क्या किया था हमने? d sin थीटा. ठीक है, तो चलो कंडीशन लगाते हैं मिनिमा का. मेरा कंडीशन होगा a/2 sin थीटा इज इक्वल टू λ/2. तो sin थीटा कितना आ जाएगा? λ/a. 4 का कंडीशन लगाओ. a/4 sin थीटा इक्वल टू λ/2. तो sin थीटा कितना आ जाएगा? 2 λ/a. 6 का कंडीशन लगाओ. a/6 sin थीटा इज इक्वल टू λ/2. तो देखो sin थीटा कितना आ जाएगा? 3 λ/a. यू सी, इनको ध्यान से ऑब्जर्व करो. λ/a, 2 λ/a, 3 λ/a. ओके, सॉरी, थोड़ा सा इंटरनेट इशू आ गया. ओके, कमिंग बैक हियर. यू सी, ये क्या था? दिस वाज अ थीटा, वही अपना YDSE वाला थीटा.
सो जब जब साइन थीटा लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 3 लैम्डा बाय हो रहा है तो अपने को क्या मिल रहा है? मिनिमा। मिनिमा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय ए कॉमा 2 लैम्डा बाय ए कॉमा 3 लैम्डा बाय। बट ये तो हमने स्क्रीन के ऊपर की तरफ निकाला, तो बताओ नीचे की तरफ क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो इन सब जगह मैं लिखूंगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। दैट मीन्स जब जब साइन थीटा प्लस माइनस एम लैम्डा बाय ए होगा तब तब आपका होगा मिनिमा, ठीक है। वेयर m इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अब इसको मैं ग्राफ से समझना चाहूंगा। दिस इज माय स्क्रीन, दिस इज माय CBF, दिस इज माय स्लिट, दिस इज माय लैम्डा बाय ए माइनस लैम्डा बाय ए। तो यहाँ पे एक सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा हो गया, यहाँ पे 2 लैम्डा बाय ए हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 2 लैम्डा बाय ए। अब इन दोनों के बीच में भी एक, बिकॉज यू सी 2 लैम्डा बाय भी मिनिमा है ना, माइनस 3 लैम्डा बाय ए, यहाँ पे एक और छोटा वाला मिनिमा, और ये कहानी चलती चली जाएगी, ठीक है। इंटरेस्टिंगली यू सी द सेंट्रल मैक्सिमा इज वाइडेस्ट और बाकी सारे मैक्सिमा का सेम विड्थ है, सारे फ्रिंजेस का, सॉरी, सब फ्रिंजेस का सेम विड्थ है। सो दिस इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफ्रैक्शन। चलो इसको एक बार आप लोग नोट डाउन कर लो पूरे डेरिवेशन सहित। क्वेश्चन लिखो। फाइंड द विड्थ ऑफ central maxima. Question is find width of central maxima, ठीक है, given that d is 2 meter, slit का d या a जो है वो अपना 0.3 mm and wavelength is of 580 nanometer. ठीक है, तो चलो सॉल्व करो। फाइंड द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सर वो नोट डाउन करना है। चलो बाकी सब जने सॉल्व करो इसको। डन। चलो सॉल्व करें। लुक एट दी ऊपर वाला डायग्राम ओनली। ऊपर वाला डायग्राम के हिसाब से ये और ये, मुझे ये वाला थीटा निकालना है, ठीक है। तो साइन थीटा इज y बाय ये डिस्टेंस d, ठीक है। तो आई विल एज्यूम tan थीटा y बाय d इज इक्वल टू 1.93 इंटू 10⁻⁻3। तो मेरा y कितना आ जाएगा? d इज माई 2 मीटर और ये भी मीटर में, तो 2 इंटू 1.93 इंटू 10⁻⁻3 मीटर, विच इज रफली, करो जरा, 190 इंटू 38 38.6 है ना। तो आप मान के चलते हो 3.86 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। यू सी सेंटर से मैं इतना ऊपर जाऊंगा तब जाके मेरा पहला मिनिमा आएगा। दैट मीन नीचे भी मुझे इतना ही जाना पड़ेगा, नीचे भी मुझे इतना ही जाना पड़ेगा।
तभी ये सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। ये ऊपर y और नीचे भी y। तो width of central maxima is 2y। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 to 12, it was 16, 17, 7.72 into 10 to the power -3 meter. This is the width of central maxima। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो। तो हम लोग ने वो प्लॉटिंग किया था लैम्डा बाय ए टू लैम्डा बाय ए, वो विड्थ नहीं था। वो those were the points where we get the minima। मेरे ख्याल से जब मैं पढ़ा रहा था तो तुम कुछ और सोच रहे होंगे। मैंने कहा था कि हम मिनिमा हेलो हेडिंग डालो, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में क्या होता है? डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का मतलब आप बहुत सारे स्लिट्स विद इक्वल डिस्टेंस बना देते हो एंड यू इंसिडेंट अ लाइट, अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट। तो आपका जब स्क्रीन बनेगा तो उसमें बहुत ही क्लियरली आपके अलग अलग वेवलेंथ के मैक्सिमास बनेंगे। मान लीजिए ब्लू का मैक्सिमा इधर 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 ब्लू का मैक्सिमा बना, रेड का इधर बना इधर बना इधर बना। तो यू आर एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू नियर बाय लैम्डा, नियर बाय लैम्डा, यानी दो वेव जिनका लैम्डा बहुत नियर बाय है, आप उनको भी बहुत सेपरेट इजीली कर सकते हो। ठीक है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में वही कंडीशन ले लिया जाता है, दो स्लिट लो, कंडीशन फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा के लिए d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। इतना थ्योरी है। व्हाट इज द यूज ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग? डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज यूज्ड टू स्प्लिट a given light into its constituent color। आपने देखा होगा, आपने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में देखा था, प्रिज्म भी यही काम करता है। प्रिज्म also differentiate or split the light into the constituent colors, but diffraction grating हम लोग यूज करते हैं because it is more clear and easy to see। प्रिज्म में एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनता है, while diffraction grating में separate bandwidth, separate color bands बनता है। So the purpose of diffraction grating is to observe the constituent colors। ठीक है, और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में रिजॉल्विंग पावर होता है मतलब एबिलिटी टू रिजॉल्व टू नियर बाय वेवलेंथ, रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, ये क्या होता है? एबिलिटी तो रिजॉल्विंग पावर ऐसे दिया जाता है, लैम्डा एवरेज अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। ठीक है, जिसका कहीं यूज होता नहीं है न्यूमेरिकल्स में, बस आपको मैंने बता दिया। इसका एक लिमिटेशन ये था, जब साइंटिस्ट लोग स्टडी कर रहे थे, दे वांटेड टू स्टडी डिफरेंट वेवलेंथ सेपरेटली। तो प्रिज्म एक तरीका था, but they found diffraction grating as a better way because diffraction grating में clear bands मिलते हैं, while prism के अंदर एक hazy spectrum मिलता है। So diffraction grating was preferred over prism to study different। जब इसी चीज को extend करना चाहा, they could not study X-rays because X-rays के अंदर लैम्डा जो है बहुत छोटा होता है, तो it was difficult to create grating। grating मतलब वो continuous TING, वो कंटिन्यूस जो है ना वो कंटिन्यूसली क्रिएट करने के लिए, बिकॉज द डिस्टेंस शुड ऑलमोस्ट बी कंपेरेबल विद लैम्डा। तो उसके लिए साइंटिस्ट का नाम है ब्रैग।
ब्रैग ने एक लॉ दिया, तो इस इंटरफेरेंस पैटर्न में मान लो कि ये एंगल है थीटा, तो इन दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना आ जाएगा 2d sin theta, where d is the distance between two layers of the molecules in the solid state. तो इस तरीके से they all, but X-rays के लिए it was practically impossible to create that grating. तो X-rays को स्टडी कैसे किया? by using crystal structure. तो अगर दो लेयर्स हैं मॉलिक्यूल्स की तो उनके बीच में डिस्टेंस है d, और जब मैं वहां पे एक्सरेज डालूंगा तो एक्सरेज यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी मॉलिक्यूल्स से, वो एक्सरे मॉलिक्यूल को एक्साइट करती है और रिफ्लेक्ट होके चली जाती है. सो जब यहाँ पे मैं इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करूंगा तो इंटरफेरेंस पैटर्न का सीधा सा हिसाब है पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू 2d sin थीटा एंड दैट शुड इक्वल टू n लैम्डा मैक्सिमा के लिए. खत्म. मॉलिक्यूल्स के क्रिस्टल स्ट्रक्चर यूज किए, दिस वाज कॉल्ड एज ब्रैग्स लॉ. दैट्स इट. ठीक है. एक छोटा सा टॉपिक बचा है 10 मिनट्स का, दैट इज पोलराइजेशन. वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे. अभी काफी इंटरनेट फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं.